अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो से हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स स्टार्ट किया था और अभी तक इस चैप्टर का सिर्फ एक लेक्चर अपलोड हुआ है, जिसके बाद एक अफवाह सी फैल गई थी कि इस साल यानी कि 2021 के अंदर जो आपकी फ़िज़िक्स की बुक है सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर वाली, ये चेंज होने जा रही है। तो इसलिए काफ़ी अर्सा बीच में से मैंने वेट किया इस बात को जानने के लिए कि ये जो न्यूज़ है ये ऑथेंटिक है या फिर नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों से पूछा, उनमें से कुछ ने ये कहा कि हाँ भाई चेंज होगी और कुछ ये कह रहे थे कि नहीं इस साल चेंज नहीं होगी। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आपकी जो बुक है वो चेंज होगी या फिर नहीं होगी। और अगर चेंज हो भी गई तो ऐसे नहीं है कि वो पूरी की पूरी बुक उठा के चेंज कर देंगे या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं वो हटा के नए टॉपिक्स जो है इंक्लूड कर देंगे। सिंध बोर्ड के अंदर ज़्यादातर जो बुक्स चेंज होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि उन्हें अपडेट कर दिया जाता है। मतलब पिछले टॉपिक्स भी होते हैं सारे के सारे और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मज़ीद इंक्लूड कर देते हैं या फिर इन्हें ही अपडेट कर देते हैं। इनका नाम चेंज करके जो है वो अंदर मटेरियल वही होता है, नाम चेंज कर देते हैं, चैप्टर्स के नाम चेंज कर दिए। लेकिन ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी बुक जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर चेंज हो भी गई तो अपडेट होगी, मतलब आपके कुछ टॉपिक जो हैं इंक्लूड होंगे। तो अगर चेंज हुई तो हमने पीछे चैप्टर अभी तक एक ही चैप्टर पढ़ा है, अच्छी बात है। तो अगर अपडेट हुई या फिर चेंज हुई तो हम उस चैप्टर को उस बुक के हिसाब से फिर अपडेट कर देंगे। मतलब बाकी तो सारे टॉपिक्स होंगे वही, जो न्यू टॉपिक्स उस चैप्टर के अंदर उन्होंने इंक्लूड किए होंगे हम उन्हें भी जो है वो देख लेंगे। और अभी तक जो वैसे भी हम लोग जो ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं स्केलर्स और वेक्टर्स, इसे तो वो निकाल नहीं सकते। जो आपकी बुक है नहीं, उसके अंदर भी यही वाला जो चैप्टर है पूरी का पूरा सेम ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके आगे के चैप्टर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब आगे के जो चैप्टर्स हैं आपके, वो आपको तभी सही से समझ में आएंगे जब आप ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वेक्टर को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से जो है वो ऐड किया जाता है, तो वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसलिए हम पुरानी बुक के अभी तो कोई कंफर्म नहीं है ना कि आपकी बुक जो है वो चेंज होगी या फिर नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग अभी पुरानी बुक के हिसाब से ही अपना जिस तरह से लेके चल रहे थे वैसे ही लेके चलेंगे। और अगर चेंज हो गई तो फिर देखेंगे बाद में, और अगर नहीं चेंज हुई तो फिर हमारा जो कोर्स है वो तो इसी तरह से चल रहा है। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है इसी चैप्टर का, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो टॉपिक है इसको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मतलब आपकी बुक के अंदर वेक्टर्स को ऐड करने के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। और फिर आखिर में अगर टाइम बचा, मतलब वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई, तो एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिनके बाद जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि जितनी भी मेथड्स हमने पढ़े उनको अप्लाई किस तरह से किया जाता है, मतलब प्रॉब्लम्स के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर टाइम बचा तो हम वो प्रॉब्लम भी कर लेंगे, नहीं तो फिर अगली वीडियो जो होगी वो प्रॉब्लम्स के ऊपर होगी, रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हम लोग मेथड्स यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और उससे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स से पहले इसके जितने भी मेथड्स हैं, इससे पहले 3 या 4 हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जैसे कि आपके पास पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि ये आगे जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर भी दी हुई होगी इसका कॉन्सेप्ट, या फिर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा। तो पोजीशन वेक्टर, इसी तरह फिर आपके पास जो है वो नल वेक्टर और फ्री वेक्टर और इक्वल वेक्टर, ये वाली सारी की सारी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये हम लोग यहाँ पे पहले ही देख लेते हैं। अच्छा, पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो पोजीशन वेक्टर अपने नाम से ही हमें जो है वो एक आइडिया दे रहा है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा होता है स्पेस के अंदर। अगर इसको प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो अ वेक्टर या फिर वो वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वो वेक्टर कि जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, या फिर इसे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ओरिजिन या फिर फिक्स पॉइंट। एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई।
और एक डेफिनेशन जो है वो इसकी ये हो सकती है कि जो हमने बोली कि वो वाला वेक्टर के जो किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करे, द पोजीशन या फिर द वेक्टर, अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज, a vector which specifies the position of a point in space। एक ऐसा वेक्टर कि जो किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे, शो करे स्पेस के अंदर, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। या फिर पहली वाली डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा वेक्टर कि जो ओरिजिन से स्टार्ट हो या फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट हो, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसकी अगर एग्जांपल लें हम लोग, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास जो है वो वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो आई होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो जे होता है। अब आप लोगों ने ये अपनी मैथमेटिक्स के अंदर, मैट्रिक क्लास के अंदर जो आपका 1.4 वाली शायद एक्सरसाइज थी, उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है ये आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट को किस तरह से लोकेट करते हैं इस ग्राफ के अंदर, वो आप लोगों ने सीखा होगा। तो फर्ज करो कि आपके पास एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप जो है स्केलिंग भी कर दो कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5। तो जो पॉइंट है वो आपके पास कुछ फर्ज करो कि इस तरह से यहाँ पे मौजूद है और इस पॉइंट का नाम है ए। तो आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। कैसे कि एक्स एक्सिस पे कितना दूर है ये, 1 2 और 3। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस की जो इसकी वैल्यू वो 3 है। और वाई एक्सिस पे देखें तो कितना दूर है ये, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब कि वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो 4 है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं वो 3,4 है। तो ये जो पॉइंट है, इसे स्पेसिफाई करने के लिए, इसे शो करने के लिए जिस वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब यहाँ से यूँ अगर इस तरह का कोई वेक्टर आपके पास मौजूद हो जो किसी पॉइंट को लोकेट कर रहा हो, जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बता रहा हो, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल भी हम लोग इसीलिए करते हैं कि किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना हो हमें, तो हम इस पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस वेक्टर के अगर इस वाले वेक्टर को हम लोग वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, उस तरह से लिखें तो किस तरह से आएगा ये वेक्टर। अगर बोलो कि ये वेक्टर v है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसके कोऑर्डिनेट या फिर इसकी जो वेक्टर फॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी, 3i, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर 3 और प्लस आपके पास 4j, वाई की डायरेक्शन के अंदर 4। और अगर इसी तरह से हम लोग अगर अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें तीसरी डायमेंशन भी, जो कि हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर कि वो जेड एक्सिस होती है। तो ये आपके पास जो है वो जेड एक्सिस है, जो कि कुछ इस तरह से बोर्ड से बाहर निकल रही होगी, ठीक है। तीनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। और फर्ज करो कि ये जो आपके पास वेक्टर ये इन तीनों के अंदर आ रहा है, मतलब इसकी प्रोजेक्शन एक्स की डायरेक्शन में भी आ रही है, यानी कि इसका एक कंपोनेंट एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है और जेड में भी आ रहा है। मतलब फ़र्ज़ करो कि ये जो आपके पास जेड है वो यहाँ पे, और जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से बाहर निकला हुआ यूँ। तो इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास, और जेड के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए, वो के होता है, वो के होता है। तो सिंपली यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। फ़र्ज़ करो कि जेड एक्सिस में वो कितना भी दूर है, तो अपने से लगा दो समझने के लिए कि 5 और के। तो इस तरह से आपको जो है वो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ मिलेगा। और ज़्यादातर इसको जो डिनोट किया जाता है वो आर से किया जाता है, स्मॉल आर और इसके ऊपर एरो। ज़्यादातर इससे हम लोग जो है इसे डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। सिंपली याद इस तरह से रखना है कि ये जो पोजीशन वेक्टर होता है या तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है या किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है ज़्यादातर, क्योंकि जो हमारे पास किसी पॉइंट की पोजीशन अगर हमने बतानी हो तो वो हम लोग रेफरेंस जो उसका यूज़ करते हैं वो ओरिजिन ही होता है। मतलब ज़्यादातर हम लोग ओरिजिन से ही उसको लेके जा रहे होते हैं। या तो फिर इस तरह से भी याद कर सकते हो कि पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कि जो किसी पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा हो
स्पेस के अंदर। तो ये आपके पास जो है पोजीशन वेक्टर है। इसके बाद जो चीज़ है वो आपके पास फ्री वेक्टर है। तो फ्री वेक्टर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास क्या है, फ्री वेक्टर। और फ्री वेक्टर डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि अ वेक्टर विच कैन बी displaced anywhere in space parallel to itself। और यहाँ पे एक बात जो है वो आपने जहन में रखनी है कि जो आपका मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो सेम होनी चाहिए, विल रिमेन सेम। ये वाली बात जो है वो अपने जहन में रखनी है। फ्री वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर कि जिसको हम लोग डिस्प्लेस कर सकें कहीं भी, एनीवेयर इन स्पेस के अंदर हम लोग उसको उठा के कहीं भी ले जा सकें। तो वो जो वेक्टर होता है वो फ्री वेक्टर होता है। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, आप इसको जो है वो हटा नहीं सकते। मतलब वो किसी खास पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है, आप इसको उठा के कहीं और नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर कहीं और लेके जाओगे तो जो ये पॉइंट है ये गुम जाएगा हमसे, मतलब इसकी पोजीशन को वो शो नहीं कर पाएगा। फ्री वेक्टर क्या होता है कि ये कन्फाइंड नहीं होता है, इसको हम लोग कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है फ्री वेक्टर है। लेकिन एक बात जहन में रखनी होती है कि जब हम लोग किसी वेक्टर को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं कहीं पे, मतलब एक फ्री वेक्टर है, जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास स्पेस है यानी कि एक्सिस है, और यहाँ पे एक आपके पास जो है वो ए वेक्टर है। अब ये फ्री वेक्टर तब होगा कि जब आप इसे कहीं भी डिस्प्लेस कर सके आसानी से। फर्ज करो कि यहाँ पे हम लोग नहीं रखना चाह रहे इसको, हम उठा के जो है वो यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वही वेक्टर है ए। तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री वेक्टर कब होगा कि जब हम इसे डिस्प्लेस कर सकेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब हम लोग फ्री वेक्टर को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं या किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं कहीं पे, तो उसका मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो लेंथ होती है इस वाले एरो की वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास इसकी लेंथ है ये हमने सेम रखनी है, और साथ ही साथ डायरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके पास वेक्टर है तो आपने यूँ बना दिया और बोला ये हमारे पास जो है वो यही वाला वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर नहीं है, दोनों चेंज है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। ये दोनों वेक्टर जो है वो आपके पास सेम है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसकी हमने डायरेक्शन भी सेम रखी है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रखा है। तो सिंपली फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसे आप स्पेस के अंदर कहीं भी आसानी से डिस्प्लेस कर सकें। इसके बाद एक और जो है वो आपके पास डेफिनेशन इसी तरह की छोटी सी, वो नल वेक्टर है। और भी हैं काफ़ी सारी, लेकिन वो सारी की सारी आसान है, वो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। नल वेक्टर, और ये आपने शायद अपनी मैट्रिक के अंदर भी जो है वो डिस्कस की हुई है सारी। तो नल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 0 के इक्वल हो। अ वेक्टर whose magnitude is equal to 0। एक ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 0 के इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। और नल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, और एक और चीज़ के हमारे पास एंड हैज़ नो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी नहीं होती कोई। अगर नल वेक्टर आपको कहीं पे दिया हुआ है तो ना उसकी डायरेक्शन होती है और ना उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड भी 0 होता है और डायरेक्शन भी जो होती है उसकी कहीं भी नहीं होती। और नल वेक्टर मिलता कहाँ है हमें कि जब हम लोग अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करवाते हैं, अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करवाते हैं। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक वेक्टर ए है जो कि कुछ इस तरह से कि इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, कुछ भी हो सकती है यूनिट, न्यूटन या फिर मीटर पर सेकेंड, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेक्टर जो इस्तेमाल करो। तो 5 यूनिट्स है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और आप इसके नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर भी उसे बोल सकते हैं, आप उसके साथ इसको ऐड करवा दो।
तो नेगेटिव वेक्टर क्या कि इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड वही 5 यूनिट्स ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करवाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो तो 0 हो जाएगा और जो आपके पास डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो भी 0 आएगी। तो ये आपके पास नल वेक्टर है। इसी तरह इक्वल वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर के जो डायरेक्शन में भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो उन्हें हम लोग जो है वो इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होंगे। कब? कि जब इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल हो, इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल हो और जो डायरेक्शन है वो भी आपस में इक्वल हो, तो ये दोनों के दोनों जो है वो आपके पास इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। और भी इसी तरह की छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन इसके ऊपर जो है वो टाइम ज़ाया होगा हमारा। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अच्छे खासे प्रॉब्लम भी जो है वो आपके बुक के भी जो है वो सॉल्व होते हैं और हम इनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर तकरीबन 3 या 4 मेथड्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं, मतलब 3 या 4 तरीके उन्होंने आपको सिखाए हुए हैं कि आप इन तरीक़ों से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। उनमें से कौन कौन से जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कितने, और फिर बारी बारी जो है सबको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो आपके पास पैरालेलोग्राम वाला मेथड है, पैरालेलोग्राम मेथड। और इसके बाद जो है वो आपके पास हेड टू टेल रूल है, हेड टू टेल रूल जो कि आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा था अपनी। और ये दोनों के दोनों जो है वो ग्राफिकल मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स भी बोलते हैं इन्हें हम लोग, ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफिकल मेथड क्या कि हम लोग इस तरह से ड्रॉ करके ही उनको ऐड करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करके ही ऐड करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करते। जैसे आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है या फिर फॉर्मूला लगा रहे हो, इस तरह से नहीं, ग्राफिकली ऐड करते हैं हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए। पहला पैरेललोग्राम मेथड है और दूसरा हेड टू टेल रूल है, और दोनों सेम है। इसके अंदर सिर्फ 2 वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं और इसके अंदर कितने भी वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, बाकी तरीका वही होता है तकरीबन। फिर तीसरा जो है वो आपके पास एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड, जो कि सिर्फ उनके फॉर्मूले वगैरह जो है वो आपको दिए हुए हैं। तो हम भी जब इसे देखेंगे तो इसके अंदर देख लेंगे कि कैसे कंडीशंस क्या क्या होती हैं या फिर कब ये वाला जो मेथड है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे चौथा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो आपके पास मेथड है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जिसके ज़रिए से हम लोग 2 वेक्टर्स या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, जितने भी हों सब ऐड हो जाएंगे, मोर देन 2। इसके अंदर सिर्फ 2 वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं और कंडीशन फिर डिफरेंट होती है, वो जब हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर ही देख लेंगे। और इसके अंदर मोर देन 2, जितने भी हों, मोर देन 2 जितने भी हों सारे के सारे आसानी से ऐड हो जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो आपके पास मेथड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। ये वाला जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। बाकी ये 2 तो वैसे ही हम लोग देख लेंगे। और एनालिटिकल मेथड जो है इसका भी सिर्फ फार्मूला है और फिर देखेंगे कि इसको अप्लाई किस तरह से किया जाता है, एक एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम मेथड से। ये पैरेललोग्राम वाला जो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर मेथड है ये क्या है? अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ को अगर देखें या फिर इस वाले मेथड को देखें, पैरेललोग्राम लॉ, या फिर इसे जो है वो आप मेथड भी बोल सकते हो ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। तो ये ग्राफिकल आपके पास एक मेथड है कि जिसके ज़रिए से आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। और कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर हम लोग, फ़र्ज़ करो कि आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर जो है वो आपके पास ये बी और एक वेक्टर जो है वो आपके पास ये वाला है जो कि ए वेक्टर है, ए और बी वेक्टर दोनों आपके पास जो है वो आपको इस तरह से दिए हुए हैं।
या फिर अगर अलग अलग करके बना लो, अलग अलग करके बना लो कि ये आपके पास जो है वो बी वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वाला जो है ये आपके पास वेक्टर ए है। और अब आपको अगर बोला जाए कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो पैरेललोग्राम मेथड को इस्तेमाल करते हुए, तो आपने किस तरह से इनको ऐड करना है। सबसे पहले बी को और ए को इस तरह से आप लोग बना लें, मैग्नीट्यूड इनका जो भी हो सेम रखना है आपने, यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब कि लेंथ, और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम रखनी है। ये आपके पास बी है, ये आपके पास जो है वो वेक्टर ए है। अब आपने पैरेललोग्राम के बारे में तो पढ़ा होगा, इस तरह की जो शेप होती है आपकी, इसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ी होगी बचपन के अंदर कि ये जो होता है ये आपके पास पैरेललोग्राम होता है। तो बस आपने वही कंप्लीट करना है यहाँ पे, मतलब ये जो बी वेक्टर है इसको उठाएं और यहाँ पे ड्रॉ कर दें, फ्री वेक्टर जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो आप इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, तो ये आपके पास जो है वो वेक्टर बी ही कहलाएगा। इसी तरह जो वेक्टर ए है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, मतलब यहाँ से उठाएं, कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें इस तरह से, कीपिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है और जो डायरेक्शन है वो भी इसकी उतनी रखनी है। तो ये आपने क्या किया कि पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इनको नाम दे दो कि ये आपके पास जो है वो ए नहीं, पी, क्यू और आर और एस, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये आपने जब किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो इसके बाद आपने डायगोनल्स को मिला देना है। डायगोनल क्या होता है? ये वाला आर और क्यू, आर और क्यू, ये आपके पास जो डायगोनल है। तो जब आप इसे मिलाओगे तो ये जो आपके पास वेक्टर आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, यानी कि इन दोनों का वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आपके पास जो रिजल्ट आएगा या फिर जो एडिशन के बाद आंसर आएगा वो ये वाला होगा, आर रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपने ऐड कर दिए। एक आपके पास जो था वेक्टर वो ये था, एक वेक्टर जो था वो आपके पास ये था। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो आपके पास ये वाला वेक्टर आया, जो डायगोनल आपके पास होता है। यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज रिजल्टेंट वेक्टर। जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है उसे हम लोग जो है रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों वेक्टर्स को जो है वो आपस में इस तरह से ड्रॉ किया और पैरेललोग्राम जो है वो हमने कंप्लीट किया, और फिर जो डायगोनल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो आर है ये ए प्लस बी के बाद आया है। ए और बी को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, फिर जिसे हम लोग नेट वेक्टर भी बोलते हैं, ज़्यादातर रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये आपके पास एडिशन का रिजल्ट है ए और बी की। तो बस ये हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम है, और इसके अंदर सिर्फ दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओनली 2 वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय दिस मेथड, क्योंकि अगर तीसरा वेक्टर आ गया तो वो पैरेललोग्राम नहीं बना पाएगा, वो कुछ और हो जाएगा, ये वाला मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। तो बस ये आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम मेथड है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो कौन सा मेथड है? हेड टू टेल रूल, और वो काफ़ी आसान है। और अगर इसके अंदर भी देखा जाए तो हमने हेड टू टेल रूल ही लगाया है, इसके अंदर भी हमने हेड टू टेल रूल ही लगाया है इसे ऐड करने के लिए। वो जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा। दूसरा कौन सा मेथड है? हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल फॉर एडिंग द वेक्टर्स ग्राफिकली। और इसको यूज़ करने यहाँ पे अगर इसको डिस्कस ना भी करें तो ये काफ़ी आसान है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है मतलब बच्चों को आता है ये, 9th क्लास वालों को भी आता होगा अगर उसके अंदर उनके टॉपिक्स के अंदर अगर ऐड किया हुआ है इन्होंने तो। किस तरह से ऐड करते हैं इसके अंदर? फर्स्ट करो कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले हम लोग 2 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फर्स्ट करो कि एक पहला वेक्टर है जो आपके पास उन्होंने दिया हुआ है वेक्टर ए,
जो कि कुछ इस तरह से, ये वेक्टर ए है, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर, यहाँ पे लिख दो कि ये आपके पास जो है वो वेक्टर ए है पहला, और जो दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है वो वेक्टर बी दिया हुआ, और वो कुछ इस तरह से दिया हुआ। वेक्टर बी जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है कि हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो। तो सिंपली इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि आप सबसे पहले पहला वाला वेक्टर ड्रॉ करो, वेक्टर ए, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने जो है वो सेम रखनी है, आपने कोशिश करनी है कि वो सेम रहे। तो ये हमने जो है वो ड्रॉ कर दिया वेक्टर ए। अच्छा, इसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा कि सेकंड वेक्टर जो है वो आपका, उसकी टेल को फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करना है। मतलब आपने ये वाला वेक्टर उठाना है और इसको लाके यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, और इस तरह से प्लेस करना है कि जो इसकी टेल है सेकंड वाले वेक्टर की, ये फर्स्ट वाले के हेड के ऊपर आए, और आप इस तरह से जो इसे ड्रॉ कर दो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम रखते हुए। तो ये आपके पास जो है वेक्टर बी है। इसके बाद क्या करो कि फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल और सेकंड वाले वेक्टर का हेड, इन्हें आपस में मिला दो, इन्हें आपस में मिला दो, और जब आप इन्हें मिलाओगे तो ये जो आपके पास वेक्टर आएगा ये वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पैरेललोग्राम वाले मेथड के अंदर किया, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ ये है कि हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिए हुए होते हैं वेक्टर्स, कुछ इस तरह से दिए हुए होते हैं, तो आपको जो है वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है। तो जब आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखोगे तो असल में आप हेड टू टेल रूल ही यहाँ पे लगा रहे होगे। अगर ऊपर वाला जो है वो आप मिटा दो तो दोनों के दोनों जो है वो तकरीबन सेम है, लेकिन उसके अंदर हम लोग सिर्फ दो वेक्टर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर मोर देन टू, जितने भी वेक्टर्स हो, मोर देन टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पे जो आपके पास ये आ रहा है ये a प्लस बी का आंसर है। वेक्टर ए और बी को जब आपने ऐड किया तो ये आपके पास आंसर है। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स या ये किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स किस तरह से आपसे जो है वो किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल किस तरह से करवाए जा सकते हैं, वो इस तरह से करवाए। अच्छा, अगर तीन वेक्टर्स हों, फर्ज करो कि एक और वेक्टर आ गया जो कि उन्होंने कुछ इस तरह से दे दिया है, ये वेक्टर सी है, और आपसे बोला जा रहा है कि इन तीनों को ऐड करके बताओ। तो सेम आपने जो स्टेप्स हैं वो यही वाले इस्तेमाल करने। वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर ए ड्रॉ किया सबसे पहले, इसके बाद जो है वो वेक्टर बी को इस तरह से प्लेस किया इसके ऊपर कि उसकी टेल जो है वो इसके हेड के ऊपर आए, और आपने जो इस तरह से बी को ड्रॉ कर दिया, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। आप जब स्केल से करोगे तो जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आएगी, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है, ये मतलब बड़ा हो रहा है समझाने के लिए। तो फ़र्ज़ करो कि ये उतना ही है, ठीक है, डायरेक्शन भी इसकी जो है वो उतनी है। इसके बाद क्या करो कि सी वाला जो वेक्टर है इसको ड्रॉ कर दो, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। अगर इसी तरह का है कुछ तो हाँ, कुछ इसी तरह का है सी, तो ये भी आपने ड्रॉ कर दिया। जब आपके वेक्टर्स कंप्लीट हो गए, जब आपके वेक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए सारे के सारे, ए जो है वो यहाँ पे था, तो अब क्या करो, फाइनल स्टेप कि इसकी टेल से लेकर इसके हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। तो ये जो है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जो कि किस तरह से आया है, ए प्लस बी और प्लस सी को ऐड करने से, मतलब इन तीनों का जो रिज़ल्ट है, जो एडिशन है, वो आपके पास ये होगा आर। तो बस ये सिंपली हेड टू टेल रूल है। और अगर इसकी एग्जांपल लें कि प्रॉब्लम किस तरह से दे सकते हैं, वो तो कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, जो कि अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट वाली, या चलो नॉर्थ वेस्ट को छोड़ो, हम थीटा वाला देख लेते हैं कि आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर है जो कि बुक के अंदर शायद इस तरह का प्रॉब्लम हो भी, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बंदा था जिसने कुछ इस तरह से ट्रैवल किया, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर 1 जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से आ रहा है। एंगल और डायरेक्शन उन्होंने जो है वो ग्राफिकली दे दिया आपको, मतलब यूँ नहीं बताया कि 5 मीटर पर सेकंड और थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है, इस तरह से नहीं दिया, बल्कि आपको यूँ दे दिया
कि भाई ये आपके पास फर्स्ट एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, किसी एक बॉडी की जो मोशन थी वो इस डायरेक्शन के अंदर इतनी हुई जितना इसका जो है वो आपके पास लेंथ है इस वाले वेक्टर की। और फिर क्या हुआ कि वो मुड़ गई, एक और वेलोसिटी वेक्टर जो था वो उसका कुछ इस तरह से आया कि वो इस तरफ हो गई यूँ। तो आप इनको ऐड करके बताओ, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, मतलब वो बंदा कहाँ पे खड़ा हुआ होगा, या फिर स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी। मतलब एक बंदा जो है वो पहले इतना चला और फिर जो इस तरह से चला, तो रिजल्ट क्या आएगा, मतलब कहाँ पे पहुँचा हुआ होगा वो। तो हम आसानी से बता सकते हैं हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए कि ये आपके पास जो है वो पहला वेक्टर है, ये जो है आपके पास v2 है, v1 था, ये v2 है। और यहाँ से जो हमने बता दिया कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का वो ये रहा, मतलब जो डायरेक्शन होगी हमारे पास फाइनली उस बंदे की वो कुछ इस तरह से होगी, मतलब जो हमने ड्रॉ किया है, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, अगर हम लोग देखा जाए उसको, तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो बस ये सिंपली जो है वो आपके पास हेड टू टेल रूल है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। और तीसरे रूल से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हेड टू टेल रूल, और जो हमने पैरेललोग्राम वाला लॉ पढ़ा है, इसी को यूज़ करते हुए जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद आपके एग्ज़ाम के अंदर भी पूछी जाती है कि आप एडिशन ऑफ वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों की दोनों जो है वो प्रूव करें। तो वो भी हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी बच्चों वाली है वो भी। वर्डिंग्स वगैरह हम लोग नहीं देख रहे, हम सिर्फ जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे या फिर उनका कॉन्सेप्ट जो है समझेंगे। बाकी आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, लाजमी सी बात है, या फिर आप जो है बुक को भी इस्तेमाल कर सकते हो वर्डिंग याद करने के लिए। ज़्यादातर नोट्स या फिर गाइड्स वगैरह जो होती हैं वहीं से याद कर लो तो अच्छा है। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, दोनों जो है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसे आप लोग लॉ भी बोल सकते हो यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और यहाँ पे भी फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर वैसे देखी जाए नंबर्स को यूज़ करते हुए, तो बचपन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पास 2 + 5 होता है वो इक्वल होता है 5 + 2 के। बस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास ये टर्म्स हैं इनकी प्लेसेस चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, दोनों एक ही बात है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसको अगर आप ऐड करोगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये भी 7 आएगा। तो इस तरह की चीज़ को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये वेक्टर्स के अंदर भी अप्लाई होती है, जो कि अभी हम लोग जो है यहाँ पे उसकी डेरिवेशन टाइप की एक जो है वो कर लेंगे छोटी सी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अगर नंबर्स के लिहाज से हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि 2 + 5 + 3 और इक्वल्स टू 2 + 5 + 3। आप इन दोनों को पहले ऐड करो और फिर इनका जो रिज़ल्ट आए उसको तीसरे वाले के साथ ऐड करो, या फिर आखिरी वाले दो को ऐड करो और उसका जो रिज़ल्ट आए उनको पहले वाले के साथ ऐड करो। मतलब आप मेथड कोई सा भी इस्तेमाल करो, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। पहले इन दोनों को ऐड करो, जो रिज़ल्ट आए उसको इस वाले के साथ ऐड करो, आखिर में लेके जाओ, रिज़ल्ट आएगा। फिर इसको क्या करोगे, पहले वाले को छोड़ दो, आखिरी वाले को जो है वो दोनों को ऐड करो और रिज़ल्ट लेके आओ, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। अगर ये दोनों की दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, मतलब रिज़ल्ट सेम आया, तो इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई, या फिर वो यहाँ पे जो है वो होल्ड करती है। तो देखो यहाँ पे 7 + 3 और यहाँ पे 2 और 8, 5 और 3 जब हम लोग ऐड करेंगे तो 8, 7 + 3 जो आपके पास 10 आएगा, और यहाँ पे 2 + 8 जो आपके पास 10 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सा भी जो रूट है वो फॉलो करो, मतलब इस तरह से इसको सॉल्व करो या फिर इस तरह से सॉल्व करो, आंसर जो वो सेम आएगा। तो ये जो आपके पास तरीका होता है या फिर ये जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, इसे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये वाली के प्लेसेस चेंज करने से टर्म्स की आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आंसर जो आपके पास सेम आता है। तो ये चीज़ अभी हम लोग जो है यहाँ पे वेक्टर्स के लिए करने वाले हैं। और पैरेललोग्राम वाला जो हमारे पास
लॉ था या फिर जो मेथड था उसे इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो इन दोनों को प्रूफ करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए सबसे पहले तो हम वही वाला एक जो हमारा पैरेललोग्राम था वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपके पास फ़र्ज़ करो कि बी है और ये वाला जो है ये आपके पास फ़र्ज़ करो कि ए है, और इन दोनों को हमने पैरेललोग्राम मेथड से जो है वो ऐड किया हुआ है। मतलब बी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ए को जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इनका जो डायगोनल था वो आपके पास जो है वो फिर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसको हम लोग आर बोलेंगे और नाम भी दे दो कि ये पी है, ये क्यू है, और ये वाला जो है ये आपके पास आर है और ये एस है। अपने से जो हमने नाम दे दिए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग देखें तो हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा, और हेड टू टेल रूल में हमने क्या देखा कि अगर उसके मुताबिक यहाँ पे देखें तो ए और बी इन दोनों को ऐड करने पे जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हम अगर ए और बी को ऐड करें, ए और बी को ऐड करें हेड टू टेल रूल के ज़रिए से, अगर देखें ये ए है, ये बी है, और ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये वाला जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ए और बी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा हेड टू टेल रूल के ज़रिए वो आर आएगा। तो बोल दो कि ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह फिर अगर हम लोग इन दो वेक्टर्स को देखें, अगर हम लोग इन दो वेक्टर्स को देखें ऊपर वाले, अभी तो हमने नीचे वाले वेक्टर्स देखे ना, अब ऊपर वाले वेक्टर्स को देखो तो ये एक वेक्टर है आपके पास बी, ये वाला दूसरा वेक्टर है आपके पास ए। तो इसका मतलब, और ये हेड टू टेल रूल के ज़रिए से ही यहाँ पे लगे हुए हैं। पहला वेक्टर इसके हेड के ऊपर दूसरे वाले वेक्टर की टेल, और ये इस तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला वेक्टर आएगा इस वाले वेक्टर के हेड से लेकर इस वाले वेक्टर की टेल तक, तो ये भी आपके पास जो सेम वेक्टर कहलाएगा। मतलब बी प्लस ए करें हम लोग, बी और प्लस ए करें हम लोग, तो इससे भी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर ही मिलेगा। मतलब आपको अगर यूँ दिया हुआ होता है कि ये आपके पास एक वेक्टर है बी और यहाँ पे जो आपके पास दूसरा वेक्टर है ए, तो आप इन दोनों को जो है वो ऐड करो, तो ऐड कैसे होंगे? पहले वाले वेक्टर की टेल से लेकर सेकंड वाले की हेड तक, पहले वाले वेक्टर की टेल से लेकर सेकंड वाले की हेड तक जो भी आपके पास वेक्टर आएगा उसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। मतलब ये वाला जो आपका वेक्टर होगा ये दोनों केसेस के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर है, चाहे आप ए प्लस बी करो या चाहे आप बी प्लस ए करो। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करवाएं, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 इन दोनों को कंपेयर करवाओ तो इनकी राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। वही बात कि x अगर 3 के इक्वल है, y भी अगर 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है और y जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसलिए भी यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के, और इसी चीज़ को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जो आपके पास ये टर्म्स हैं इनकी प्लेसेस चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नंबर्स के अंदर भी हमने देखा कि 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, आंसर वही 7 आएगा। तो बस यहाँ पे भी वेक्टर्स के अंदर भी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो लॉ है वो होल्ड करता है, फिर वो एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जो है वो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इसकी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। अगर ये उतारना है तो उतार ले पॉज करके वीडियो, बाकी इसकी डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना रहे हो, इसका जो काम है वो वहाँ पे कर लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग जाते हैं एसोसिएटिव लॉ के ऊपर, और ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी होगा। एसोसिएटिव लॉ की जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। तो फर्ज करो कि ये आपके पास पहला वेक्टर है जो कि वेक्टर ए है, इसी तरह फिर ये दूसरा वेक्टर है जो कि वेक्टर बी है, और इस केस के अंदर हमारे पास तीसरा वेक्टर भी है जो कि आपके पास वेक्टर सी है। ये आपके पास जो था वो वेक्टर बी है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये आपके पास वेक्टर सी है, और तीनों के तीनों हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है वो हमने प्लेस किया हुआ इस तरह से। अब फ़र्ज करो कि अगर हम लोग पहले ए और बी की एडिशन करवा दें, ए और बी की एडिशन पहले करवा दें, तो इनका रिज़ल्ट क्या आएगा? ये वाला जिसको हम लोग R1 कह देते हैं,
कि ए और बी को अगर ऐड करवाओगे हेड टू टेल रूल के ज़रिए से तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग R1 कहेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर या फिर R1 जो है वो क्या है, ए और बी का रिजल्ट। ठीक है, और ये वाली चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि 2 + 3 + 5 और इक्वल्स टू 2 + 3 + 5। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप पहले वाले दोनों को ऐड करवाओ और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको आखिरी वाले के साथ ऐड करवाओ, या फिर पहले वाले को छोड़ के आखिरी वाले दो को पहले ऐड करवाओ और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको जो है सबसे पहले वाले के साथ ऐड करो, तो दोनों के जो आंसर है वो सेम आएंगे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले दो वेक्टर जो थे ए और बी, इन दोनों को ऐड किया, इनका जो रिजल्ट आया वो आपके पास R1 आया। अब ये जो रिजल्ट R1 आया है इसे आप सबसे आखिरी वाले के साथ ऐड कर दो, C के साथ। तो अगर हम लोग इन दो को ऐड करें, R1 और C को ऐड करें, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। या फिर इसे आप जो है वो इस तरह से भी देख सकते हो कि इस वाली इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ C ऐड करवा दो, A + B जो कि हमने पहले किया, और फिर इसके साथ जो है वो आप एक और वेक्टर C वाला जो आखिरी वाला रहता है वो भी ऐड करवा दो। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि A + B का जो आंसर था वो आपके पास R1 आया, और इसको अगर हम लोग ऐड करवाएं C के साथ, मतलब यहाँ पे A + B की जगह हमने R1 डाल दिया, A + B का जो रिजल्ट था वो R1 था और C अपनी जगह पे, तो इन दोनों को ऐड करवाएं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, यानी कि R1 और C को अगर आप लोग ऐड करवाओ तो क्या रिजल्ट आएगा। ये आपके पास एक वेक्टर है R1 और ये जो है आपके पास वेक्टर C है। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक एक आप जो है वो वेक्टर ड्रॉ कर दो जो कि वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ये वाला R, और ये आपके पास जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब कि R1 + C करोगे तो आपके पास R आएगा, R1 + C करोगे तो आपके पास R आएगा, R1 + C करोगे तो वेक्टर R मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि A + B प्लस का C इक्वल आ रहा है हमारे पास R के। इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब इसके अंदर क्या किया कि A + B किया तो R1 आया और उसको C से ऐड किया तो आपके पास फाइनली जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो R आ गया। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर इसी तरह से हम लोग अब क्या करें कि पहले वाले को छोड़ दें, A को छोड़ दें, B और C को ऐड करें और फिर इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको पहले वाले के साथ ऐड करवाएं तो आपके पास दोबारा से रिजल्ट R ही आना चाहिए। अगर आ गया तो ये प्रॉपर्टी जो वो होल्ड करेगी। अच्छा, अब क्या करोगे, B और C को ऐड कर दो, B और C को ऐड कर दो। तो B और C को जब आप लोग ऐड करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा। B आपके पास ये था, अगर इसको अलग से बनाएं क्योंकि वहाँ पे घिचमिच हो जाएगी। ये आपके पास B है, ये आपके पास जो है वो C है, ठीक है। और इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो लाजमी सी बात है ये वाला जो है ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसे बोल दो कि ये R2 है, ये वाला जो वेक्टर है ये आपके पास R2 है, जो कि B और C का आपने जो है वो एडिशन करवाया है। तो इसे आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि B + का C जो है वो आपके पास आ रहा है R2 के। B + C जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, R2 के। अब अगर यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से करें कि A दोनों तरफ ऐड करवा दें, जैसे यहाँ पे C ऐड करवाया था, तो आप यहाँ पे लिखो कि A + का B + C। पहले हमने यही किया है कि B + C किया है और A जो है वो आप दोनों तरफ ऐड करवा रहे हो, ठीक है। दोनों तरफ जो है वो आप लोग शुरू में लिख रहे हो, तो प्लस का R2। तो A और प्लस का R2 का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आपके पास A वेक्टर ये और R2 वेक्टर ये, यानी कि A कुछ इस तरह से और R2 जो वेक्टर आया वो आपके पास कुछ इस तरह से आया। तो A और R2 इन दोनों को ऐड करवाओ तो आपके पास क्या बनेगा, दोबारा से वही रिजल्टेंट वेक्टर जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, पहले से ड्रॉ किया हुआ है कि A और आपके पास जो है वो R2, इनका रिजल्टेंट वेक्टर यही R बन रहा है। तो यहाँ पे आप जो है वो बता सकते हो कि A और R2 को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो भी R आ रहा है। उसका मतलब कि A + का B × C जो है इसका भी आंसर आपके पास R ही आया है। इसे बोलो कि इक्वेशन नंबर 2 है। और बस फिर इसे आप लोग जो वो कंपेयर करवा लो तो आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर जो लॉ है वेक्टर एडिशन के लिए वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग 1 and 2 और इन दोनों को कंपेयर करवाने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या है कि A + B + C करो या फिर A को पहले छोड़ दो और B + C करके A को उनके साथ ऐड करो तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है। तो इसका मतलब कि जो आपके पास एसोसिएटिव लॉ है वो यहाँ पे वेक्टर एडिशन के अंदर प्रूफ होता है।
तो ये दो प्रॉपर्टीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, जो सवालों के अंदर या आपके एग्ज़ाम के अंदर जो पूछी जाती हैं। ये हमारे दो जो मेथड थे वो कंप्लीट हो गए, पैरेललोग्राम और हेड टू टेल रूल, जो कि दोनों ग्राफिकल एडिशन से रिलेटेड थे। अब हम लोग जो है वो थोड़ा फार्मूला और कैलकुलेशन वाली चीज़ भी देख लेते हैं कि अगर आपको इस तरह से एरो के अंदर नहीं दिए हुए हों वेक्टर्स, बल्कि मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर दिए हुए हों, तो आप उसे किस तरह से ऐड कर सकते हो। इसे हम लोग एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। जो तीसरी चीज़ है हमारे पास, तीसरा जो मेथड है ये आपके पास एनालिटिकल मेथड होता है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज जो पता होनी चाहिए। शायद आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी होंगी या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग पढ़ोगे इंजीनियरिंग वाले, और मेडिकल वाले सिर्फ फार्मूलों को जो है वो याद कर लें कि आपके पास फ़र्ज़ करो कि एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो आपके पास एंगल है इसे हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, या फिर हम जो है वो अल्फ़ा बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे बीटा बोलते हैं और इसे जो है वो गैमा बोलते हैं। इससे इसके बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है एक ए, उसे हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसकी अगर लेंथ बतानी हो तो वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली C कहलाएगी और ये वाली स्मॉल b कहलाएगी। अब यहाँ पे जो है वो कुछ फार्मूले हैं कुछ फार्मूले वो किस तरह से कि अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो वो कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये फिर रिलेशन होता है इनका कि a जो होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc और साथ में cos अल्फ़ा। ये आपके पास फार्मूला होता है कि जो आपके पास हाँ ये वाला फार्मूला है bc cos अल्फ़ा, ठीक है। ये जो आपके पास साइड a है इसका स्क्वायर करो तो वो बराबर आएगी b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर माइनस का 2bc cos अल्फ़ा। इसी तरह अगर आप c का स्क्वायर करो तो आपके पास जो है वो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ac cos और साथ में गैमा, c के सामने जो है वो आपके पास जो एंगल है वो। इसी तरह b का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2 और आपके पास यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे b आएगा, a और b था तो 2ac यहाँ पे आएगा और साथ में cos और साथ में बीटा। तो ये तीन फार्मूले होते हैं अगर इस ट्राइंगल की हम लोग बात करें, और इन तीनों फार्मूलों को लॉ ऑफ कोसाइंस कहा जाता है। लॉ ऑफ कोसाइंस ये आप लोग शायद प्रूव भी करोगे मैथमेटिक्स के अंदर, आपकी फर्स्ट ईयर की जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर। और इसी तरह जो आपके पास लॉ ऑफ कोसाइंस है, कोसाइंस हो गए लॉ ऑफ साइंस, ये भी आपके पास होते हैं। ये भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि a अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा और इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। ये तीनों की तीनों जो है वो आपके पास लॉ ऑफ साइंस के अंदर आते हैं। मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये लॉ ऑफ साइंस के अंदर आता है, और ये वाले जो आपके पास तीन फार्मूले हैं ये आपके पास लॉ ऑफ कोसाइंस के अंदर आते हैं। ये जो है वो आप लेंथ को निकालने के लिए करते हो ट्राइंगल की, और ये जो है आप डायरेक्शन निकालने के लिए करते हो। मतलब अगर आपको दो में से एक एंगल पता हो और दो साइड पता हो तो आप तीसरा वाला एंगल जो निकाल सकते हो। मतलब आप इस वाले रिलेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस वाले रिलेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों मतलब आपस में इक्वल होते हैं। आप जो ये वाला रेशो ये लोगे तो ये चीज़ हम लोग एनालिटिकल मेथड के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेरिवेशन वगैरह कोई भी नहीं है, डायरेक्ट जो वो आपके पास फॉर्मूले गिवन है आपकी बुक के अंदर भी, और हम लोग भी यहाँ पे उसी तरह से करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये y है और ये आपके पास x है, ठीक है। और आपको जो है वो एक वेक्टर दिया हुआ कुछ इस तरह से कि ये आपके पास वेक्टर जो है वो b है, और इसी तरह फिर आपको एक और वेक्टर दिया हुआ जो कि x एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, और ये वेक्टर आपके पास a है। ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और b। अगर x एक्सिस और y एक्सिस ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से देख लो कि आपके पास जो है वो वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है, और अगर इन दोनों के दरमियान का एंगल भी दिया हुआ हो, इन दोनों के दरमियान का एंगल भी दिया हुआ हो, तो आप किस तरह से जो है वो निकाल सकते हो। या फिर एंगल को भी छोड़ो, अभी आपके पास जो है वो ये दो वेक्टर्स हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो वो कुछ इस तरह से लगेगा। अगर वैसे ही देखें पैरेललोग्राम से अगर इनको ऐड कर दे तो कैसे करते हैं, ये b था,
ये जो है आपके पास फिर ए होता और इनका डायगोनल जो है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है ना। इसी तरह से आपके पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं या एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर ऊपर वाली चीज़ आप मिटा दो, हेड टू टेल रूल के जरिए देखो तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है कि ये आपके पास जो है वो ए वेक्टर, ये जो है आपके पास बी ए वेक्टर और ये जो है आपके पास आर है अगर वेक्टर, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है। और उस ट्राइंगल को आप फिर नाम भी दे सकते हो या फिर इन पूरे के पूरे जितने भी हैं इन सबको भी नाम दे सकते हो कि यहाँ पे जो है ये पी है, ये आपके पास जो है वो क्यू है, इसको दे दो कि ये ओ है और ये जो है आपके पास एस है। तो अब यहाँ पे अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मतलब उसकी वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं कि ये वाला केस हम लोग कब लगाते हैं कि जब आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो या फिर मैग्नीट्यूड आपने निकालना हो रिजल्टेंट वेक्टर का, या फिर डायरेक्शन जो वो निकालनी हो। मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन आपको दिया हुआ किस तरह से होगा, ए की भी कुछ वैल्यू दी हुई होगी कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक जो वेक्टर है ये 5 न्यूटन का अगर फोर्स है ये वाला वेक्टर तो, और ये जो बी वेक्टर है ये आपके पास 7 न्यूटन का है इस तरह से। और इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है इस तरह से, वो भी गिवन होगा आपको। मतलब ये 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी और आपसे पूछा क्या जाएगा कि आप आर निकाल के बताओ मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर कि कितना आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। और साथ ही साथ थीटा भी आपसे जो पूछा जा सकता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा देना है कि ए जो होता है वो ए का जो स्क्वायर होता है वो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कॉस अल्फ़ा की इक्वल होता है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो आर है, ये जो आर है ये एक साइड है ट्राइंगल की, और इसी तरह फिर जो ये दूसरी और ये आपके पास तीसरी ट्राइंगल है, तीसरी साइड है ट्राइंगल की। तो आर का स्क्वायर अगर हम लोग करें, मतलब अगर आपको आर निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे ए अगर निकालना हो तो हम लोग तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर आर निकालना हो तो बाकी जो दो आपके पास साइड्स बचती हैं आप उसका स्क्वायर करोगे। इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इनके मैग्नीट्यूड्स, तभी ऊपर जो है वो एरो नहीं लगाए जा रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर, क्योंकि आपको आंसर जो है वो भी मैग्नीट्यूड के अंदर ही चाहिए और दिया हुआ भी जो होगा वो मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर ही दिया हुआ होगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2a और b और साथ में कॉस, और कौन सा वाला एंगल लगेगा, ये वाला OS और Q भी बोल सकते हो आप इसको, और OP और Q भी बोल सकते हो। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। हम ये वाला लगा देते हैं कि OP और साथ में Q, और यूँ भी लगा सकते हो कि OS और Q, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल। तो या फिर सिर्फ थीटा लिख दो, और ये जो थीटा होता है ये इन दोनों के दरमियान का होता है। मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर यूँ है और एक वेक्टर यूँ है तो इन दोनों के दरमियान का जो थीटा होता है वो यहाँ पे आता है। प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करो कि एक फोर्स ये और एक फोर्स जो ये और एक ब्लॉक के ऊपर लग रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका रिजल्टेंट क्या है। आपको दिया हुआ किस तरह से होगा कि पहली फोर्स जो है वो 5 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स जो है वो आपके पास 7 न्यूटन की है, और इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो फ़र्ज़ करो कि 30 डिग्री है। आप बताओ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि ये वाला कुछ इसी तरह से आएगा जब आप लोग पैरेललोग्राम जो कंप्लीट करोगे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो कितनी है। तो इसका रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो एंगल होगा वो ये वाला होगा 30 डिग्री, जो इन दोनों के दरमियान होगा, OPQ जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और मज़ीद अगर इसको हम लोग खोल के लिखें तो हमें सिर्फ R चाहिए, तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। ये R जो है वो स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनल फार्मूला बनेगा वो AB स्क्वायर और माइनस का 2AB और कॉस और साथ में OP और Q, और ये वाला एंगल आपने याद रखना है कि ये दोनों के दरमियान का एंगल होता है। ये आपका जो है वो फार्मूला आ गया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड। और अभी डायरेक्शन के लिए आप लोगों ने जो है वो लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल करना है। लॉ ऑफ साइंस कौन कौन से हैं कि आप यूँ कर सकते हो कि R अपॉन आपके पास जो है वो ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल OS और साथ में Q, अगर इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करें,
ऊपर वाले को कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला भी हमने यहाँ भी जो है ऊपर वाला एंगल ही डाला है, तो आप ऊपर वाले ट्राइंगल को कंसिडर करो। और ये अगर साइड आपके पास आर है तो एंगल ओ पी और साथ में क्यू इज इक्वल्स टू ये वाली जो साइड है आपके पास बी, इसके नीचे आपके पास कौन सा एंगल आ रहा है इसके बाद, इसके साथ वाला ये वाला, तो एंगल नीचे कौन सा आएगा, एस क्यू और पी, एस क्यू और पी। इसी तरह आपके पास जो है वो जो साइड ए रह गई है वो आपके पास कौन सा एंगल आएगा, पी ओ और क्यू, एंगल पी ओ और क्यू। अगर इस तरह से कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इनको नाम दे दो, बोल दो कि ये वाला जो है आपके पास थीटा 1 है, ये वाला जो है ये थीटा 2 है, और ये वाला जो है आपके पास थीटा 3 है, सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा थीटा आएगा थीटा 2, यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही थीटा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास जो फॉर्मूला था इसका वो कौन सा वाला था अच्छा साइन भी आएगा इनके साथ, साइन, पिछले पहले हमने साइन नहीं लगाया, साइन थीटा 2 ठीक है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे बी के नीचे कौन सा वाला एंगल आएगा, बी ये रहा, तो थीटा 3, तो इसका मतलब साइन थीटा 3। और यहाँ पे भी अगर हम लोग पिछले वाले के अंदर देखें तो हमने गलती ये की है कि साइन ही लगाया, साइन थीटा या साइन पी ओ क्यू। तो अगर आसानी के लिए देखो तो यहाँ पे क्या आएगा अब साइन थीटा 1, साइन थीटा और साथ में ए के साथ वाला जो एंगल है थीटा 1। ये जो है ये आप रिलेशन डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो बस आपके पास जो एनालिटिकल मेथड है वो ये है डायरेक्शन। और जब न्यूमेरिकल्स अगर हम लोगों ने किए तो उसके अंदर फिर इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक आपके पास बुक के अंदर भी प्रॉब्लम है कुछ इस तरह का कि ये आपके पास एक शिप है और इसको दो टग बोर्ड जो है वो इस तरह से खींच रही हैं, एक इतनी फोर्स लगा रही है, एक इतनी फोर्स लगा रही है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। आप बताओ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एनालिटिकल मेथड वाला, कि जिसके ज़रिए से हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, फिर उनका रिजल्टेंट बता सकते हैं। तो ये आपके पास जो था वो एनालिटिकल मेथड था। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो रह गया है, वो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है। और उसको हम लोग देख के ये वीडियो जो ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो अगर प्रॉब्लम्स भी आज की वीडियो में किए तो, इसलिए प्रॉब्लम्स जो है वो फिर हम लोग अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे आखिरी मेथड जो हमारा रह गया है वेक्टर एडिशन का वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट मेथड। और ज़्यादातर यही वाला मेथड जो है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है। और इसके अंदर बेसिक सी चीज़ें अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पता है जो कि लाजमी पता होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर ये आपके पास एक वेक्टर है और बोला जा रहा है आपसे कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल के बताओ, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये एक्स है फर्ज करो और ये जो है ये आपके पास वाई है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक ये वाला फ़र्ज़ करो कि अगर ये एफ है तो इसका एफ एक्स और एफ वाई वाला जो कंपोनेंट होगा इन दोनों को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। रेजोल्यूशन के बाद, वेक्टर की रेजोल्यूशन के बाद जो आपके पास कंपोनेंट आते हैं एफ एक्स और एफ वाई, इन्हें हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। और एडिशन के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना या फिर इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास जितने भी वेक्टर्स हों, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप उन सारे के सारे वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालो, यानी कि उन सारे के सारे वेक्टर्स को तोड़ दो, रिजॉल्व कर दो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, और वो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे उनको ऐड कर लो। एक्स वाले जितने भी आ रहे हैं उन सबको ऐड करो तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट है वो आ जाएगा, और वाई वाले जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आपके पास वेक्टर से आपने उनको तोड़ा, रिजॉल्व किया वाई वाले के अंदर, और वाई वाले जितने भी आ रहे हैं उन सबको जब ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट और वेक्टर का वाई वाला कंपोनेंट मिल जाए, वेक्टर का वाई वाला कंपोनेंट मिल जाए तो आपको पूरा वेक्टर समझो कि मिल जाता है। जैसे हमने जो है वो देखा कि वेक्टर किस तरह से बनता है। आपके पास जितनी भी वैल्यू आ रही है, अगर फ़र्ज़ करो कि आपके पास एफ वेक्टर है, तो अगर उसका आपको एफ एक्स वाला कंपोनेंट पता है तो साथ में आप आई लगा दो,
और y वाला कंपोनेंट पता है तो j लगा दो, तो ये आपको जो है वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी, वेक्टर फॉर्म के अंदर वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप सिंपली जो है वो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दोगे, एफ एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर और प्लस एफ वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि आई के साथ जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर ले लो, जे के साथ जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर ले लो, ये आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है। इसी तरह डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि टेंजेंट आप जो है वो इन्वर्स करते हो टेंजेंट इन्वर्स, और यहाँ पे y वाली वैल्यू रखोगे और नीचे जो है एफ एक्स वाली वैल्यू रखोगे तो आपके पास जो है वो डायरेक्शन भी आ जाएगी। यानी कि अगर आपको किसी वेक्टर का x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट पता लग जाए तो आपको पूरा वेक्टर ही पता लग जाता है। तो इसके अंदर हम लोग करते ही है कि जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं हम उनको तोड़ते हैं, रिजॉल्व करते हैं और उनको ऐड करते जाते हैं। और वो किस तरह से होगा, वो ये सारी की सारी बातें जो आपको समझ में आ जाएंगी। इसकी जो वर्डिंग है वो पूरी की पूरी हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे, वो आप लोग जो है नोट से देख लोगे। हम यहाँ पे सिर्फ इसकी डेरिवेशन करेंगे और इसको समझेंगे। अब इसकी डायग्राम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और समझने के लिए, ये समझ में आ गई तो पूरा जो टॉपिक है वो सारे के सारा आपको समझ में आ जाएगा। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो x है और ये जो है वो आपके पास y है, और आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, v से जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो दो v की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर है। एक जो है वो आपके पास ये है, जिसे हम लोग v2 का नाम दे रहे हैं, वेक्टर v2। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो आपके पास वेक्टर ये वाला जो वेक्टर है ये आपके पास वेक्टर v1 है, ये वाला वेक्टर वेक्टर v1 है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए से ऐड कर लेना है। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से ग्राफिकली इन्हें आपने ऐड कर लेना है। और वो कैसे करोगे, आप इसको उठाओ v2 को और सेम इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दो, सेम इसी तरह से यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर दो, कुछ इसी तरह का बनेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वो आपने सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने सेम रख के इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है v2 को। तो ये आपके पास जो है वो v2 है और ये जो है आपके पास v1 है। और अगर इन्हें ऐड करें हम लोग तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिजल्टेंट ये जो वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब इसके हेड से आपने जो है वो एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि फर्स्ट वाले की टेल तक जाए, इसके हेड से ड्रॉ करना है। और ये आपने जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास कौन सा वाला वेक्टर कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और चूंकि यहाँ पे हमने v1 और v2 लिया हुआ तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को v से रिप्रेजेंट कर दो कि ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर v है। अब आपके पास जो है वो दो वेक्टर्स ये वाले थे, ठीक है। यही सारी बातें जो उन्होंने वर्डिंग्स के अंदर लिखी हुई होती हैं कि कॉन्सिडर टू वेक्टर्स, एक जो ये वाला है दूसरा ये वाला है। पहले हमने क्या किया कि ऐड टू टेल रूल से इन दोनों को ऐड कर लिया और v जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब क्या करो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपने क्या करना है कि सबको आप जो है वो रिजॉल्व कर दो इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो अगर v1 को हम लोग रिजॉल्व करें तो यहाँ से जो इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ तक, ये वाला कंपोनेंट कौन सा वाला कंपोनेंट कहलाएगा, v1 का x वाला कंपोनेंट, v1 का x वाला कंपोनेंट। इसी तरह अगर देखें तो ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये v1 का y वाला कंपोनेंट है, ये वाला v1 का y वाला कंपोनेंट है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। इसी तरह अगर इस v2 की बात करें तो इसकी चूँकि टेल जो है वो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग जो है वो डमी एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। मतलब यही एक्सिस जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग दोबारा से वेक्टर ड्रॉ करें तो यहाँ तक जो एक वेक्टर आएगा, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो एक वेक्टर आएगा वो v2 का x वाला कंपोनेंट होगा, v2 का x वाला कंपोनेंट होगा। और अगर ये देखा जाए तो ये आपके पास क्या होगा
ये V2 का y वाला कंपोनेंट होगा। मतलब V2 था, इसको Vx और Vy में तोड़ दिया। ये जो आपके पास V1 था, इसको हमने V1x और V1 y के अंदर तोड़ दिया इस तरह से। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है इसको आप थोड़ा नीचे तक ले जाओ और पॉइंट्स को अपनी आसानी के लिए जो नाम दे दो। फर्ज करो कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट O है। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दो कि ये पॉइंट आपके पास जो है वो A है। इस पे सर्कल भी करते जाओ ताकि आपको लगे कि ये वेक्टर नहीं है, ये आपने पॉइंट को नाम दिया हुआ है। ये वाला जो है आपके पास पॉइंट B है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें मीटअप हो रही हैं, ये पॉइंट E है। और इसी तरह फिर ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट C है। और सबसे आखिरी वाला जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट D है। अब डायग्राम जो है वो इसकी कंप्लीट हो गई और इसकी डेरिवेशन जो है वो भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डेरिवेशन के अंदर अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर V1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखे जाए तो वो कौन कौन से हैं? V1x सबसे पहला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? V1 cos थीटा। x वाले चीज़ के साथ, x वाले उसके साथ कंपोनेंट्स के साथ cos थीटा लगता है। जैसे अगर ये f है और आपने fx निकालना है तो कैसे निकालेंगे? fx इज इक्वल्स टू f cos थीटा। बच्चों वाली चीज़ है, तभी इसको जो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये वाला जो वेक्टर है V1x, ये अगर निकालना हो आपने तो कैसे निकालोगे? V1 cos थीटा से। सबसे पहले तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है आपके पास V1 का पहला, तो ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया। इसी तरह अगर दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखें V1 का तो वो कौन सा होगा? V1y। और ये कैसे निकलेगा? V1 sin थीटा से। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है आपके वेक्टर 1 के। इसी तरह अगर देखें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर 2, V2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से? सेम V2x, और वो कैसे निकलेगा? V2 cos थीटा 2 से। ये थीटा 1 है। अच्छा, इनके जो एंगल है वो भी डिफरेंट है। ये जो इसका एंगल है वो थीटा 1 है और अगर V2 का एंगल देखा जाए तो वो थीटा 2 है जो कि देखने से भी पता लग रहा है इसका एंगल जो है वो कम है और इसका जो एंगल है वो ज़्यादा है। इसका जो एंगल है वो कम है और इसका जो एंगल है वो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा 2 और थीटा 1। इसी तरह फिर जो दूसरा इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है V2y, वो आपके पास जो है वो V2 sin थीटा 2 से निकलेगा। तो ये हमारे पास वेक्टर V1 और V2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और अगर गौर किया जाए तो हमारे पास तीसरा वेक्टर भी तो है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर इसके भी हम लोग कंपोनेंट देख लें तो कौन कौन से होंगे? इसके भी अगर हम लोग कंपोनेंट देख लें तो कौन कौन से होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास वेक्टर कहलाएगा, इस पूरे वेक्टर को अगर देखो तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा ये Vx नहीं कहलाएगा, इस V का x वाला कंपोनेंट कहला सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इसको अलग से करके बनाएं तो ये आपके पास जो है वो V है और इसका जो ये वाला कंपोनेंट होता है यहाँ तक, उसको हम लोग Vx बोलते हैं। तो यहाँ तक जो कंपोनेंट है पूरे का पूरा यही तो बनाया है यहाँ पे कि Vx है। और इसी तरह फिर जो ये वाला कंपोनेंट होता है इसको हम लोग Vy बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, थोड़ा सा यहाँ पे करके बना दो ताकि बीच में ना हो, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास Vy वाला कंपोनेंट है, Vy वाला कंपोनेंट है। और अगर लिखना है यहाँ पे तो आप लिख भी लो कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स V के आ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर के, वो कौन कौन से आ रहे हैं? Vx और Vy सिंपली, और V cos थीटा होता है ये अगर लिखना चाहो तो V cos थीटा, और यहाँ पे जो है वो आपके पास V sin थीटा आएगा। ठीक है, और थीटा कौन सा वाला होगा? ये वाला, इस वाले वेक्टर का जो आपके पास थीटा बन रहा है उसको सिर्फ थीटा बोल दो तो ये वाला आएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ समझने के लिए जो हम लोग इसको यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया। अच्छा, अब अगर हम लोग ने जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी रिस्पेक्ट से इनको समझने की कोशिश करें या फिर इनको यहाँ से जो लेवल करें, तो आपके पास जो ये V1x है ये किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और किस पॉइंट तक जा रहा है? O से स्टार्ट हो रहा है और C तक जा रहा है। तो इसका मतलब OC वाली जो लेंथ है वो आपके पास V1x है।
इसी तरह अगर आप देखो तो जो आपके पास v1y है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है और a तक जा रहा है। उसका मतलब कि c से लेकर a तक जो है वो आपके पास लेंथ किस वाले वेक्टर की है, या फिर कौन सा वेक्टर फॉर्म कर रही है, वेक्टर v1y। और इसी तरह फिर v2x वाला जो आपके पास कंपोनेंट है कहाँ पे है, ये रहा v2x वाला, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ई तक जा रहा है। तो इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि जो लेंथ ए ई है ये आपके पास जो है वो वेक्टर v2x है। इसी तरह v2y को देखें तो e से लेकर आपके पास b तक जो वेक्टर जा रहा है, e से लेकर b तक जो आपके पास वेक्टर जा रहा है, वो जो लेंथ जा रही है वो कौन सा वेक्टर है, वो v2y वाला वेक्टर है, v2y वाला वेक्टर है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली तो इसके बाद फिगर पे गौर करो, इसके बाद फिगर पे गौर करो। और यहाँ पे हम लोग फिगर से कुछ चीज़ लेने वाले हैं कि फ्रॉम फिगर पे जब हम लोगों ने गौर किया तो हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि जो आपके पास OD है, जो आपके पास OD वाली लेंथ है वो बराबर है किसके, OC प्लस OC और प्लस CD। अच्छा, इसको भी नाम अगर देना चाहो तो आप दे दो। Vx वाला जो कंपोनेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है और D तक जा रहा है। तो OD वाली जो लेंथ है वो आपके पास Vx है, और D से लेकर B तक जो लेंथ जा रही है, D से लेकर B तक जो लेंथ जा रही है वो आपको Vy वाला वेक्टर दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें फिगर के ऊपर तो यहाँ पे O से लेकर D तक जो लेंथ है, O से लेकर D तक जो लेंथ है वो किसके बराबर है, OC प्लस CD। ये वाला पॉइंट हमने कहा था कि ये C है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि O से लेकर C और C से लेकर D, इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास पूरे का पूरा OD कहलाएगा। फर्ज करो कि पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 6 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है। तो वही बात की हुई यहाँ पे कि 6 और 6 जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा 4 प्लस 2 के 6। पूरी लेंथ जो है वो आपके पास OD है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो OC है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो CD है। तो इसका मतलब कि OC और CD को हम लोग ऐड करेंगे, OC और CD को हम लोग जब ऐड करेंगे तो वो हमें पूरी की पूरी लेंथ देगा O से लेकर D वाली। एग्जांपल ये कि पूरी अगर 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो लाजमी सी बात है जब इन दोनों को ऐड करेंगे OC और CD को तो हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ आएगी जो कि 6 होगी। तो वही बात यहाँ पे हमने फिगर से देख के लिख दी। अब अगर यहाँ पे हम लोग वेक्टर्स डाल दें, OD वेक्टर क्या है, Vx। OD वेक्टर क्या है, Vx, जो कि यहाँ पे हमने देखा पूरे का पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर है वो Vx है, इज इक्वल्स टू OC वाली जो लेंथ है, O से लेकर C वाली जो लेंथ है, ये कौन सा वेक्टर है, O से लेकर C वाली V1x। तो यहाँ पे हमने V1x डाल दिया। अब CD को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे ये बात बताओ कि CD जो है वो आपके पास CD वाली जो लेंथ है ये क्या बराबर नहीं है AE के, बिल्कुल बराबर है। CD और AE ये दोनों लेंथ जो आपस में बराबर हैं, जितनी ये उतनी ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि CD और AE बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या AE लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं Vx इज इक्वल्स टू V1x और प्लस का A और E। और AE अगर को इस वाली लेंथ को देखें तो AE वाली जो लेंथ है वो क्या है, V2x फैक्टर है। तो इस AE की जगह पे हम लोग V2x वाला वेक्टर पुट कर सकते हैं, V2x वाला वेक्टर। तो ये आपके पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर का x वाला कंपोनेंट आया, रिजल्टेंट वेक्टर का x वाला कंपोनेंट आया। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हो कि V1x और प्लस का V2x, और अगर इसके फॉर्मूले डालने तो फॉर्मूले भी डाल सकते हो कि Vx जो है वो आपके पास V1 cos थीटा 1 और प्लस का V2 जो है वो आपके पास cos थीटा 2, यहाँ तक। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे हमने उन्हें रिजॉल्व किया उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, और जो उनकी x वाली वैल्यूज़ थी, x वाली और x वाली, इन्हें ऐड कर दिया। इन्हें जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमें अपने रिजल्टेंट वेक्टर का x वाला कंपोनेंट मिल गया। जब हमने अपने दोनों वेक्टर्स के x वाले कंपोनेंट्स को ऐड किया
पहले तो रिजॉल्व किया इनको और x वाले वेक्टर्स को ऐड किया तो हमें अपने रिजल्टेंट वेक्टर का x वाला कॉम्पोनेंट मिल गया, एक कॉम्पोनेंट तो मिल गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास जो y वाला कॉम्पोनेंट है वो भी इसी तरह से निकालेंगे। और अगर लिखना है यहाँ तक तो आप लिख दो, जगह नहीं तो यही वाली जो चीज़ है इसको मिटा के हम लोग यहाँ पे y के लिए भी जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से फिर अगर हम लोग y वाले को देखें तो y वाले के लिए भी आपको फिगर के ऊपर जो है वो गौर करना पड़ेगा, इस वाली डायग्राम के ऊपर जो है वो गौर करना पड़ेगा। और यहाँ से जब हम लोग जो है वो अगर जब 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 इसके ऊपर गौर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि D से लेकर B तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, DE प्लस का EB, DE प्लस का EB, पूरी की पूरी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, DE प्लस का EB। और एग्जाम्पल हम लोग पीछे जो भी देख चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग एक और चीज़ अभी से कर दें तो ये जो DE वाली लेंथ है क्या ये AC वाली लेंथ के बराबर नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपके पास DE वाली लेंथ है वो बराबर है AC के, DE और AC दोनों बराबर हैं। तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो कि DB जो है वो आपके पास बराबर है AC और प्लस का EB। अब बस इसके अंदर जो वैल्यूज डाल दो। DB आपके पास क्या है, VY, AC क्या है आपके पास, AC या फिर CA, AC या फिर CA एक ही बात है। यहाँ पे जो आप CA कर दो क्योंकि ये DE लिया हुआ ना हमने, तो यहाँ से CA आएगा, तो यहाँ पे भी CA आएगा। और CA जो है वो आपके पास कौन सा वेक्टर है, V1Y, प्लस EB जो है आपके पास कौन सा वेक्टर है, V2Y, यहाँ पे भी हमने बताया हुआ V2Y, तो V2Y। तो ये आपके पास क्या आया, अपने रिजल्टेंट वेक्टर का y वाला कंपोनेंट। और डायग्राम को भी देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को ऐड करोगे तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने। ये वेक्टर V1 है, ये वेक्टर V2 है और इनको ऐड करोगे तो y और ये जो आपके पास है वो y वाला वेक्टर आएगा। सिंपली ये वाली जो है इसके अंदर कहानी हुई है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो आप लिख दो कि VY जो है वो इक्वल है V1Y प्लस का V2Y के। और अगर इसके फॉर्मूले डालने हैं तो VY जो है वो आपके पास इक्वल है V1 cos sin थीटा 1, V1 sin थीटा 1 जो कि यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा है, और प्लस का जो है वो आपके पास V2 sin थीटा 2। तो ये आपके पास जो है वो अपने रिजल्टेंट वेक्टर का y वाला कंपोनेंट आ गया। अब जब आपने VY की वैल्यू निकाल ली और VX की भी वैल्यू निकाल ली तो बस फिर आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये सारा जो है वो अगर लिखना है तो लिख लो। हम देख रहे हैं कि अगर हमें VX वाला कंपोनेंट मिल जाए इस वाले वेक्टर का और VY वाला कंपोनेंट मिल जाए अपने रिजल्टेंट वेक्टर का, तो हम पूरे के पूरे वेक्टर को आसानी से स्टडी कर सकते हैं या फिर उसकी सारी चीज़ें जो निकाल सकते हैं। कैसे, वो हमने शुरू में भी देख लिया था। तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने जो है वो निकाल लिए हैं। ये VX है और ये आपके पास जो है वो VY है। इन दोनों की वैल्यूज़ आपको पता है तो आप इस वाले वेक्टर की, इस वाले V वाले वेक्टर की सारी चीज़ें पता कर सकते हो। कैसे कि ये आपके पास V है और यहाँ पे जो आप VX और साथ में I प्लस का VY और साथ में J, आपने वेक्टर फॉर्म निकाल ली। इसकी वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या करना है, VX वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस VY वाली वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह फिर अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है तो VY ऊपर, VX जो वो नीचे और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स। इससे आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे के पूरे वेक्टर को सॉल्व कर लिया, वेक्टर ऐड कर दिए। और इसके अंदर जो है वो आप लोग 2 से ज़्यादा वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। मोर देन 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड। जबकि जो आपके पास पिछला एनालिटिकल मेथड था उसके अंदर सिर्फ 2 वेक्टर्स ऐड कर सकते थे। एनालिटिकल मेथड के अंदर सिर्फ 2 वेक्टर्स जो है वो आप लोग ऐड कर सकते थे, जबकि यहाँ पे आप लोग कितने भी वेक्टर्स ऐड कर सकते हो। सिंपली इसके अंदर करना क्या होता है कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं सबका
फर्ज करो कि 3 वेक्टर्स हैं, 4 है, 5 है, आपने अगर x वाला कंपोनेंट निकालना है अपने रिजल्टेंट वेक्टर का, तो आप क्या करोगे कि जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको रिजॉल्व करो और इनके x वाले कंपोनेंट्स को ऐड करते जाओ। v1x प्लस का v2x प्लस का v3x और इसी तरह करते 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 अगर आपके पास n नंबर तक जा रहे हैं वैल्यूज़, तो आप n तक जो है वो उसका x वाला कंपोनेंट निकालो, ऐड करो, तो आपको अपने रिजल्टेंट वेक्टर का x वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। इसी तरह vy वाला कंपोनेंट निकालना है तो रिजॉल्व करो, v1 का y वाला कंपोनेंट, v2 का y वाला कंपोनेंट ऐड करते जाओ, इसी तरह v3 का y वाला कंपोनेंट ऐड करते जाओ और इसी तरह करते करते जो है वो n तक अगर आपके पास वैल्यूज़ है कितनी भी है तो आप सबको ऐड करोगे तो आपको vx और vy की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और अगर vx और vy की वैल्यूज़ मिल गई तो आप जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन्हें। मतलब पूरे का पूरा वेक्टर जो है हमने जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले लिखे उन्हें इस्तेमाल करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसे। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड था और आज की वीडियो के अंदर हमने 4 मेथड्स सीखे और यही आपकी बुक के अंदर जो मौजूद है। मतलब कंप्लीट वीडियो जो थी वो आज की हमारी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर थी। सारे के सारे मेथड्स जो वो काफ़ी डिटेल के अंदर हमने इसके डिस्कस कर लिए जितने भी आपकी बुक के अंदर मौजूद थे। और फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कैसे इन्हें आप लोग अप्लाई करोगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, या आपको न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएँ तो ये कैसे आपने इस्तेमाल करने हैं, वो अगली वीडियो के अंदर हम लोग जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड ये वाले सारे के सारे आपने मेथड जो जहन में रखने हैं। अगली वीडियो तक, अगली वीडियो जब हम लोग कर रहे होंगे तो यही वाली चीज़ें अप्लाई कर रहे होंगे इसके अंदर। मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर वाली जो वीडियो है ये कॉन्टिन्यू में, इसका एक और पार्ट जो आएगा अगला वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस करेगा इन्हीं मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।